तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का एंड फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने जितना भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे क्लियर हो गए हैं। कुछ थोड़े बहुत पॉइंट रह गए वो आज मैं क्लियर कर दूंगा। फिर एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल और सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करा के मैं इस चैप्टर को दोबारा से एक बार रिकॉल करा के प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट समझा के तब वीडियो का एंड करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आज शॉर्ट होने वाली है, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मैं हूं सुमित यादव, आज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूं धमाकेदार, जिसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्लियर करते ही हम पूरा चैप्टर एक बार पढ़ेंगे दोबारा से, यानी कि शॉर्ट वे में उसको हम पूरा क्लियर करेंगे। और आज की इस लास्ट वीडियो से हम बूस्ट होकर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपके माइंड में एक तरफ से कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट हो जाएगा चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का क्लास 10th का। और उसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो ही गया है लगभग क्लास 10th का, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, वीडियो एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स आज कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं तो उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक वो कौन सा होने वाला है, तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है जो लास्ट में मैं करा रहा हूं, तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए है जितने भी हमने धातु या अवक्रियाएं वगैरह पढ़ी उनमें धातु ही तो आती हैं, तो ये धातु से रिलेटेड होती है हमारी डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, धातु को क्या प्रॉब्लम होती है, किससे नुकसान होता है, उन सब चीजों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स क्या है, ये हमारी पहली डेफिनेशन है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है हमारा, संक्षारण एक ऐसा मतलब अवगुण है जो अगर किसी धातु को लग जाए तो वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें धातु को याद रखना है कि धातु को किन किन चीजों से दूर रखना है। तो संक्षारण उसी चीज का एक उदाहरण है। संक्षारण एक ऐसी चीज है अगर धातु के संपर्क में आ जाती है वो चीज तो वो धातु को हानि क्षति पहुंचाने लगती है। तो फ्रेंड्स संक्षारण की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके एग्जांपल देखेंगे किसके जरिए हमें कौन सी धातु को नुकसान होता है। तो क्या होता है इसमें, संक्षारण क्या होता है, अगर अम्ल यदि अम्ल किसी भी आर्द्रता यानी कि नमी या अम्ल के संपर्क में आता है या और भी कई चीजें होती है उनके संपर्क में अगर आता है तो जो हमारी धातु है उसको क्षति पहुंचने लगती है या वो संक्षारित होने लगती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब जानते नहीं हो, लोहे पे जब काई लग जाती है तो लोहा क्या गलने लगता है? तांबे पर लग जाए नमी सी काई सी, तो उस तरीके से आप समझ रहे होगे। मतलब धातु अगर फ्रेश है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर कोई अम्ल आर्द्रता नमी आ जाए तो क्या वो संपर्क में आ जाती है इनके, और इनके संपर्क में आने का मतलब है उसकी संचारण होने लगना, उसको क्षति पहुंचने लगना। इसलिए हम संचारण के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज की डेफिनेशन जान लेते हैं, इसके लिए मालूम पड़ेगा आपको कि हमको धातु को कैसे बचा के रखना है इन चीजों से। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कैसी है। बहुत ही सिंपल है। क्या होता है इसमें, जब कोई भी धातु हो सकती है, जब कोई धातु किसी अम्ल आर्द्रता यानी कि ब्रैकेट में नमी, ठीक है फ्रेंड्स, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। तो जब कोई धातु किसी अम्ल आर्द्रता नमी आदि के, यानी आदि का मतलब और भी कई चीजें होती हैं, कॉमन चीजें मैंने बता दी, आदि के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, ये संचारित होने लगती हैं। संचारित को ही हम क्या कहते हैं, संचारण, इसी से मिलकर संचारित वर्ड हुआ है। संचारण जहां लग जाता है वो चीज संचारित होने लगती है, यानी कि संचारण लगने के बाद वो चीज कम होने लगेगी, क्षति होने लगेगी, घिसने लगेगी, टूटने लगेगी, गलने लगेगी। तो उस चीज को याद रखना है। ये धातुएं जो है संचारित होने लगती है, तो ये संचारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब तो आपको समझ आई होगी डेफिनेशन क्या है। जब कोई धातु, ठीक है, किसी अम्ल एसिड आर्द्रता यानी नमी, जहां पर पानी वगैरह पड़ा रहता है तो नमी आ जाती है ना उस धातु में, आदि के संपर्क में आ जाती है
तो ये संचारित होने लगती है, यानी कि वो घिसने लगती है। वो अगर नमी में आएगी, कोई भी धातु, लोहा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, कुछ भी, तो पानी में पड़े पड़े उसमें नमी लगेगी और नमी लगने से वो क्या होगा, संचारित होने लगेगी, घिसने लगेगी, उसके पार्ट टूटने लगेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में खत्म होने लगेगी। तो इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। तो फ्रेंड्स यही चीज है, आपको धातुओं को कैसे सेव रखना है, तो उसके लिए मालूम होना जरूरी है ना कौन सी चीज नुकसान है। तो इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको लास्ट में करा रहा हूं, जिससे आपको आज पता लग जाए कि हमारी धातुओं को किस चीज से नुकसान होता है और हमको उसको कैसे बचाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा डेफिनेशन, आपको क्लियर हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब कोई धातु किसी अम्ल, आर्द्रता, नमी आदि के संपर्क में आती है तो संचारित होने लगती है, इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं, जिसके थ्रू आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना इसका एग्जांपल, बहुत ही छोटा एग्जांपल है। तो फ्रेंड्स एग्जांपल तो बहुत मजेदार होने वाला है, बस आप वीडियो को बताइए कैसी लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में ये है, जब चांदी आपने देखी होगी, चांदी के ऊपर काली परत लग जाती है, काली परत लग जाती है, और तांबे के ऊपर हरी परत लग जाती है, हरी परत लग जाती है, तो ये धातु संचारित होने लगती है। ठीक है, संचारित होने लगती है, ये उदाहरण है, यही इनके उदाहरण है कि जब चांदी के ऊपर, आपने देखा होगा चांदी की कोई भी चीज देख लीजिए, चांदी के बर्तन होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उस पे ब्लैक परत आती है। अब ब्लैक परत वो उसके किसी भी रूप में हो सकती है, नमी के रूप में हो सकती है, काई के रूप में हो सकती है, अम्ल के रूप में हो सकती है, लेकिन जो संचारण का उदाहरण है वो यही है कि जब चांदी के ऊपर काली परत आती है और तांबे के ऊपर हरी परत आती है, तो उस टाइम पे संचारित होती है वो धातुएं, और यही उदाहरण है हमारे संचारण के। तो फ्रेंड्स अब तो क्लियर हो गई होगी ये डेफिनेशन, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो भी धातु है वो अगर नमी या फिर अम्ल या ऐसे हैं जिनके संपर्क में आने से उन्हें नुकसान होता है, तो उन सभी को हम संचारित कहते हैं, और वो संचारण के एग्जाम्पल हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको ये समझ आ गया होगा संचारण क्या होता है। ये धातुओं के लिए बहुत ही दुखदायी, बहुत खतरनाक चीज है। अगर ये धातु पे लग जाए, एक तरफ से मनुष्य के लिए कैंसर रोग, और ये धातु के लिए संचारण। तो जब कोई धातु किसी अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संचारित होने लगती है, तो इसे ही संचारण कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा बताया मैंने, जब चांदी के ऊपर काली परत लग जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत लग जाती है तो ये संचारित होने लगती है, यही उदाहरण है इसकी। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, इसकी थ्योरी भी लिखा दी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अन्यथा आप ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब क्लास 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं न्यूमेरिकल वगैरह करा के इसके सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग कर दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ा चुका हूं, जितनी वीडियोस बना दी है फर्स्ट चैप्टर की, वो वीडियो लगभग इस वीडियो में मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा, सिंपली तरीके से समझा दूंगा, डायरेक्ट जल्दी से जल्दी। उसको देख लोगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। आपने वो वीडियो अगर देखी भी नहीं होगी तो यहाँ कुछ ना कुछ समझ ही आएगा आपको। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो प्लीज पूरी एंड तक देखना। अब देख लेते हैं अभी नेक्स्ट डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन होने वाली है विकृत गंध्यता। क्या होती है विकृत गंध्यता? गंध्यता, गंदी, गंध्यता से ही आप समझ रहे होगे। तो अभी वो चीज मैं क्लियर करूंगा, बस आप ये बताइए कि ये डेफिनेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो भी आपको समझ आएगा। ये डेफिनेशन थोड़ी हटके है, इनमें कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है, कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही, कोई समीकरण है, लेकिन इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो इसमें ऐसा क्या है, तो उस चीज को समझना बड़े ध्यान से। क्या होता है कि जब हम कोई भी खाने पीने की चीज को रख देते हैं कई समय तक, तो वो सड़ या खराब क्यों हो जाती है? इस चीज को आपने कभी सोचा है? बस इतना मालूम है ज्यादा दिन तक रखी रहेगी, अगर फ्रिज में नहीं रखी होगी तो खराब हो जाती है, लेकिन फ्रिज में रखने से क्यों बचती है? आपको अगर ये चीज नहीं मालूम है तो आप जानिए ना क्यों खराब हो जाती है। तो उसका रीजन ये है कि जब हम कोई तेलीय युक्त या खाद्य पदार्थ जो वसा युक्त होते हैं उनको लंबे समय तक रखते हैं, तो वो खराब इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आके ऑक्सीजन उनको उपचयित कर देती है, या उपचयन उनका कर देती है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। तो समझ रहे हो, जब हम कोई खाने पीने की चीजें मॉल वगैरह किसी शॉप से खरीदते हैं, वो पैकेट में पैक होती है,
पैकेट में क्यों पैक होती है, उसमें ऑक्सीजन तो होती नहीं है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिस कारणवश वो खराब नहीं होता और लंबे समय तक चलता है। तो यही रीजन है फ्रिज में भी ऐसे पदार्थ हमारे खराब नहीं होते, क्योंकि एक तो टेम्परेचर लो होता है और ऑक्सीजन उसमें होती नहीं है। तो ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आप इनको याद रखिए और आप समझिए कि ऐसा इसीलिए होता है कि कोई भी खाने या वसा युक्त पदार्थ या तेल युक्त पदार्थ को हम लंबे समय तक क्यों नहीं रखते, क्योंकि वसा और तेल जब हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है या अभिक्रिया कर लेता है तो ऑक्सीजन उसको उपचयन कर देता है, उपचयित कर देता है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो यही रीजन है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वसायुक्त और तेलयुक्त, वो लंबे समय तक खराब हो जाते हैं, उनकी गंध भी बदल जाती है, उनकी हर चीज, उनका स्वाद, हर चीज बदल जाता है। तो फ्रेंड्स यही हमारी क्या कहलाती है, विकृत गंधता। समझ आया आपको? अब इस डेफिनेशन को मैं प्रॉपर तरीके से लिखा देता हूं, आप उसको नोट करके अपने नोट्स बना लेना। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। विकृत गंधता की डेफिनेशन क्या है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, जब वसायुक्त यानी कि जो भी हमारे खाने के पदार्थ होते हैं जिनमें वसा होता है, वसायुक्त तथा तेलीय युक्त, तेलीय युक्त यानी मतलब तेल से बनी वस्तु कोई भी हो सकती है, जब वसायुक्त तथा तेलीय युक्त पदार्थ लंबे समय के लिए रख दिए जाएं, जब वसायुक्त तथा तेलीय युक्त पदार्थ को लंबे समय तक के लिए रख दिया जाए तो वे पदार्थ खराब हो जाते हैं, उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, अब वो क्यों हो जाता है वही बता देता हूं। वो इसलिए हो जाता है कि जो हमारा तेल और वसा होता है, जो तेल और वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, अभिक्रिया करके तेल और वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, यानी कि उपचयन हो जाता है उनका। क्या होता है, तेल और वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिस कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। अब हम इसको खराब इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा दूसरा स्वाद बनता है ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कर लेते हैं वो वसा और तेल, तो जो उसके बाद जो स्वाद बनता है वो मनुष्य को, मानव को पसंद नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता और उसकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम उस स्वाद और उस गंध को खराब बोलते हैं। अन्यथा ये जानवरों के लिए अच्छा होता है, जानवर खाते हैं इनको। तो वो डिपेंड करता है किसको क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ कायदे में ये खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब वसा युक्त, तेल ये युक्त पदार्थ को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वे पदार्थ खराब हो जाते हैं, उनकी गंध में भी परिवर्तन हो जाता है, स्वाद और गंध में। ठीक है, उसके बाद होता है ऐसा क्या हो, वाकई में तेल और वसा ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, रियलिटी ये होती है। और जब रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन से भैया मिलोगे तो वो उपचयन करेगी, तो उनको उपचयित कर देती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण वो खराब हो जाते हैं पदार्थ और उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं विशेष गंध या क्या कह देते हैं, विकृत गंधता। ये रही आपके सामने हेडिंग,
विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन अब क्लियर हो चुकी होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने लिखा दिया, शॉर्ट तरीके में लिखा है और सिंपल लैंग्वेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूं। जब वसा युक्त, वसा यानी जो भी खाने पीने के पदार्थ होते हैं, तेल युक्त जिनमें तेल भी मिला हो, खाने पीने के पदार्थ होंगे मगर उसमें तेल मिला हो, तो ये लंबे समय तक रख दिए जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? जो तेल और वसा है वो हमारा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, जिससे वो उपचयित हो जाते हैं, वसा और तेल। उपचयित होने का मतलब उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, ठीक है, जिस कारण वे खराब हो जाते हैं, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विशेष गंध या विकृत गंधिता कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे किस पदार्थ से क्या नुकसान होता है और किसके साथ रिएक्शन करने से। तो खाने पीने के जो भी पदार्थ हैं अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे लंबे समय तक रखने के बाद, एक दो दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन लंबे समय रखे रहेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे और रिएक्शन हो जाएगी, आप ना करवाएंगे तब भी हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे फ्रीज हो गया हमारा, या ऐसे कई पदार्थ हैं जैसे जो पैकेट में आते हैं बट उनमें ऑक्सीजन नहीं होती, नाइट्रोजन भर के पैक कर दिया जाता है, तो ऐसे पदार्थ हमारे सही रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं और एकदम सेफ रहते हैं। तो वो चीज अलग है, लेकिन नॉर्मली तो खराब हो जाते हैं, तो हमें इन चीजों का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में ये दोनों डेफिनेशन होने वाले थे इंपॉर्टेंट, अब ये दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको एंड में एक बार चैप्टर रिकॉल करा देता हूँ। तो चैप्टर रिकॉल के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी रासायनिक अभिक्रिया से। तो फ्रेंड्स रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया हमारी वे अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ है वो अपने नए गुण के साथ, नए व्यवहार के साथ, नए नाम के साथ बने, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, उसमें अभिक्रिया में भाग जो लेंगे वो अभिकारक कहलाते हैं और जो बनकर तैयार होगा वो उत्पाद कहलाता है। लेकिन जो उत्पाद बनेगा वो नई प्रॉपर्टी के साथ, जो पहले थे वो नहीं रहेगा, नया नाम नहीं, जो पहले नाम था वो नहीं रहेगा, नया नाम आ जाएगा, नई प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होगी तो जो पदार्थ है वो बदल के दूसरा पदार्थ बन जाएगा, दूसरा नाम बन जाएगा, कई चीजें बदल जाएंगी। तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभिकारक मैंने बता दिया। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के पश्चात जो बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ये दोनों डेफिनेशन कराए थे, क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। रासायनिक समीकरण हमारे कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, वो सब चीजें बताइए। रासायनिक समीकरण हमारा वो होता है जिसमें हम तत्वों को उनके प्रतीक द्वारा, उनके सूत्र द्वारा, उनके चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम उसको प्रदर्शित कर रहे हैं CH4 प्लस H2O, रिएक्शन हो गया हमारा O2 प्लस H2 बना। तो इस तरीके से क्या है, ये हम एक समीकरण बना दिया, हमने उनको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया, उनके सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया, तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन जो प्रक्रिया और ये अभिक्रिया कहलाती है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। आप समझिए, ये एक रिएक्शन से कई चीजें क्लियर करता हूं, ये पूरा समीकरण है, ठीक है, क्योंकि इसमें तत्व है, उनके चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कर दिया। पूरी प्रक्रिया अभिक्रिया कहलाती है। जो इस साइड होते हैं यहां से, यानी कि राइट हैंड पे जो होते हैं वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं, लेफ्ट हैंड पे होते हैं वो हमारे उत्पाद कहलाते हैं, जो बनके तैयार होते हैं। ठीक है, अब समीकरण तो समझ गए। समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित हो रहा, एक संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है। संतुलित में क्या होता है कि जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 और है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, और 4 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। यानी बैलेंस करना, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया है, H का मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 2 हो गया, C है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारी बैलेंस होती है, यानी कि जितने भी हमारे अणुसूत्र हैं वो सब में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं। असंतुलित में क्या होता है? ये संतुलित नहीं होते, कुछ भी होता है उसमें। तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर होती है। फिर एंड में हमारा दोबारा से लौट के आई थी रासायनिक अभिक्रिया। उसमें हमने अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, वो 4 या 5 प्रकार के होते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, और कई सारे थे जैसे रिडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्मक्षेपी, ऐसे करके कई सारी रिएक्शन थी। वो वीडियो आप देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे रखा है, आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, प्रॉपर डेफिनेशन नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये चीजें क्लियर करी थी। फिर लास्ट में ये हमारी एक दो डेफिनेशन मैंने आज करा दी है। एक थी हमारी विकृत गंधिता और एक थी हमारी संचारण। तो ये दोनों डेफिनेशन भी क्लियर है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर पूरा कवर कर लिया है, कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में, क्योंकि कोई भी चीज अगर एंड में पढ़ी है बहुत मन से तो वो चीज क्लियर हो जाती है। आज हमने कुछ ही देर में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आज की ये 2 डेफिनेशन। तो सारी डेफिनेशंस, हर चीज क्लियर होगी आपको। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं उसके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा।
और इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो जाके आप सारी वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रखा है, उन पे क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि उन्हें एक बार देख लेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको नोट्स बनाने के लिए उसमें मेथड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर आइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे चैनल के नोटिफिकेशन वाले सिस्टम को अपना लीजिए, जिससे हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में ये 2 डेफिनेशन के बाद मैंने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया है। अब आपको चैप्टर बिल्कुल तरीके से समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपको समझ आए हाँ चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बस मैं आपसे बस एंड में यही कहना चाहूंगा, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।